पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद अजमेर, दिल्ली, हांसी, सिरसा, समाना तथा कोहराम के क्षेत्र मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के अधीन हो गए। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की हार से हिंदू धर्म को बहुत हानि हुई। इस युद्ध में हजारों हिंदू योद्धा मारे गए, चौहानों की शक्ति नष्ट हो गई, देश की अपार संपत्ति मलेच्छों के हाथ लग गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब वीडियो में। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पूरे देश में भय और आतंक का वातावरण बना दिया। हिंदू राजाओं का मनोबल टूट गया, हजारों लाखों ब्राह्मण मौत के घाट उतार दिए गए, लाखों स्त्रियों का बलात्कार कर सतीत्व भंग किया गया, लाखों स्त्रियों और बच्चों को मार डाला गया और गुलाम बाजारों में बेच दिया गया। मंदिर एवं पाठशालाओं को ध्वस्त करके आग लगा दी गई। जैन साधु उत्तर भारत छोड़कर नेपाल तथा तिब्बत आदि देशों में भाग गए। पूरे देश में हाहाकार मच गया। इतिहास ने भारतीय भूमि पर गुलामी का पहला अध्याय लिखा। इससे पहले हिंदुस्तान की भूमि के लोग गुलामी शब्द से परिचित नहीं थे। 1192 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ उसका दरबारी लेखक हसन निजामी भी गजनी से अजमेर आया था। उसने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में अजमेर नगर का वर्णन करते हुए लिखा है कि अजमेर के बगीचे 7 रंगों से सजे हुए हैं। इसके उद्यानों के पुष्प इतनी सुगंध देते हैं मानो उन्हें स्वर्ग से धरती पर भेजा गया हो। अजमेर के मीठे पानी के फव्वारे स्वर्ग के फव्वारों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि रात में भी फव्वारों के तले में डाला गया कंकड़ साफ दिखाई देता है। नगर और उसके चारों ओर का क्षेत्र बहुत सुंदर है। अजमेर नगर का यह वर्णन मोहम्मद गोरी के दरबारी लेखक द्वारा किया गया है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन दिनों गजनी कितना निर्धन और गंदा दिखता होगा। इसी कारण गजनी से आए लोगों को अजमेर एक स्वर्ग जैसा दिखाई दिया। शहाबुद्दीन गोरी ने इस स्वर्ग को तोड़ दिया। उसकी सेनाओं ने अजमेर नगर में विध्वंसकारी तांडव किया। नगर में स्थित अनेक प्राचीन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। बहुत से देव मंदिरों के खम्भों एवं मूर्तियों को तोड़ डाला गया। अजमेर नगर में पृथ्वीराज चौहान के ताऊ विग्रहराज चतुर्थ अर्थात विशलदेव द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला एवं सरस्वती मंदिर को भी तोड़ डाला गया तथा उसके एक हिस्से को मस्जिद में बदल दिया गया, जो आज 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। यह भवन उस समय हिंदुस्तान की धरती पर स्थित सुंदरतम भवनों में से एक था, पर इस विध्वंस के बाद यह भवन विस्मृति के गर्त में चला गया तथा 600 सालों तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। उन दिनों इसी साला भवन के समान अजमेर में जैनियों का भव्य इंद्रसेन मंदिर हुआ करता था। गोरी की सेनाओं ने उसे भी नष्ट कर दिया। शहाबुद्दीन गोरी ने अजमेर के प्रमुख व्यक्तियों को पकड़कर उनकी हत्या कर दी। अजमेर नगर की सड़कों पर कई दिनों तक मौत का तांडव किया गया। दिल्ली पर तुर्कों का शासन हो गया और दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू हुआ। गोरी ने चौहान साम्राज्य के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर बनाया गया तथा भारत के समस्त मुस्लिम आधिपत्य वाले क्षेत्र उसके अधीन कर दिए। अजमेर तथा नागौर मुस्लिम सत्ता के प्रमुख केंद्र बनाए गए। गोरी ने अमीर अली को नागौर का मुफ्ती अर्थात जागीरदार तथा हमीदुद्दीन नागौरी को नागौर का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया। भारत की भूमि को इक्ष्वाकु वंशों से लेकर मौर्यों, गुप्तों तथा प्रत्यारों जैसे प्रतापी राजवंशों की अनुपम सेवाएं प्राप्त हुई। चौहानों ने भी कई शताब्दियों तक हिंदू जाति की स्वतंत्रता को बनाए रखा, पर 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान हार गया। इससे हिंदुओं की स्वतंत्रता खत्म हो गई और भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया। 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद पर आक्रमण करके उसे भी मार डाला तथा उसका राज्य भी नष्ट कर दिया। इससे कन्नौज तथा बदायूं आदि के क्षेत्र भी मुसलमानों के अधीन हो गए। 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सैयद हुसैन खनक सवार मीरन साहिब को अजमेर का दरोगा नियुक्त किया। इस प्रकार 12वीं शताब्दी के अंत में अजमेर के चौहान लगभग खत्म ही हो गए। चौहानों का सांकवरी राज्य खत्म हो गया और स्वर्गलोक से प्रतिस्पर्धा करने वाली उनकी राजधानी अजमेर का गर्व भी खत्म हो गया। फिर भी चौहानों ने अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त करने के लिए कई सौ वर्षों तक मुसलमानों से लोहा लिया। भले ही गढ़ बीटली दुर्ग पर मुसलमानों का शासन हो गया था, पर गढ़ के बाहर बड़ी संख्या में राजपूत सैनिकों के परिवार रहते थे। ये लोग पीढ़ियों से इस स्थान पर रहते आए थे। 12 अप्रैल 1202 की रात में तारागढ़ के आसपास रहने वाले राठौड़ों और चौहानों के एक समूह ने अजमेर दुर्ग पर आक्रमण किया। राजपूतों और मुसलमानों के बीच रात के अंधेरे में भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दुर्ग के भीतर स्थित समस्त मुस्लिम सैनिकों को मार डाला गया। राजपूतों ने दरोगा सैयद हुसैन खनक सवार मीरन को भी मार डाला। इस प्रकार अजमेर दुर्ग एक बार फिर से हिंदुओं के अधिकार में आ गया। दुर्ग से भागे हुए मुस्लिम सिपाही जब यह समाचार लेकर दिल्ली पहुंचे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के होश उड़ गए। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह दुर्ग पर आक्रमण करके उसे फिर से अपने अधिकार में ले ले। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस आक्रमण का प्रतिशोध लेने के लिए गजनी से सेना मंगवाई। गजनी से आई विशाल सेना ने राजपूतों से बीटली का दुर्ग फिर से छीन लिया तथा अजमेर में हिंदुओं का कत्लेआम किया। गजनी की सेना का यह प्रतिशोध बहुत भयानक था।
गजनी से आई सेना ने तारागढ़ में स्थित समस्त राजपूत सैनिकों को मारने के बाद दुर्ग के निकट रहने वाले राजपूत परिवारों को पकड़कर उनकी सुन्नत की और उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद ये राजपूत परिवार तारागढ़ के निकट ही रहते रहे। बाद में इन्हें देशवाली मुसलमान कहा जाने लगा। इसी कारण आज भी अजमेर में मुसलमानों की संख्या काफी है। गजनी और गौर से आए मुसलमानों द्वारा इन्हें बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था। गजनी के मुसलमानों द्वारा देशवाली मुसलमानों को बराबर का स्तर नहीं दिया गया। उन्हें सेना में भी भर्ती नहीं किया जाता था। इसलिए देशवाली मुसलमान उपेक्षित जीवन जीने लगे और उनकी आर्थिक दशा दिन पर दिन गिरने लगी। इस प्रकार अजमेर में निर्धनता का बीजारोपण किया गया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद देश का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदलने लगा। हिंदू राजाओं का पतन होने लगा और दिल्ली सल्तनत का विस्तार होने लगा। सर्वाधिक हानि चौहान राज्य की हुई। जिन चौहानों के भय से चंदेलों, गढ़वालों तथा चौलुक्यों को नींद नहीं आती थी, जिन चौहानों की मित्रता के लिए प्रतिहार, परमार, तोमर एवं गुहिल लालायित रहते थे, जिन चौहानों ने अरब, सिंध, गजनी एवं गौर के आक्रांताओं को 600 वर्षों तक भारत की भूमि से दूर रखा था, जिन चौहानों के राज्य में दिल्ली और हांसी छोटी सी जागीरों की हैसियत रखते थे, उन चौहानों ने अब अजमेर से दूर रहकर छोटे छोटे राज्य स्थापित करने के प्रयास आरंभ कर दिए। उनकी शक्ति रणथंभौर, बूंदी, कोटा, नाडोल, जालोर, सिरोही तथा आबू के राज्यों में बढ़ती चली गई। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर की चौहान शाखा की नींव रखी। आगे चलकर इस वंश में हमीर चौहान नामक विख्यात राजा हुआ, जो अपनी शरणागत, वत्सलता, प्रण और वीरता के लिए प्रसिद्ध हुआ। उसने अलाउद्दीन के खेमे से भागकर आए हुए मुसलमानों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। बूंदी और कोटा के चौहान राज्य भी इसी गोविंदराज के वंशजों ने स्थापित किए। अकबर के समय बूंदी और रणथंभौर के राज्य गोविंदराज के वंशज सुरजन राय के अधीन थे। सुरजन राय ने अकबर से इस शर्त पर संधि की थी कि बूंदी राज्य की राजकुमारियों के डोले कभी भी मुगलों के लिए नहीं भेजे जाएंगे। नाडोल का चौहान राज्य पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज चौहान राजकुमारों द्वारा स्थापित किया गया था। जालोर का चौहान राज्य इसी नाडोल राज्य के चौहान राजकुमारों द्वारा स्थापित किया गया था। जालोर के चौहानों द्वारा सिरोही, आबू एवं मंडोर में अलग अलग चौहान राज्यों की स्थापना की गई थी। जब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान हुआ तो उसने जालोर, मंडोर तथा नाडोल के चौहानों को परास्त कर उनके छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार कर लिया। दिल्ली के अगले प्रबल सुल्तान बलवन ने रणथंभौर एवं नागौर पर अधिकार करके लाहौर से रणथंभौर तक का भाग अपने अधीन कर लिया, जिसकी राजधानी नागौर में रखी। इनमें से कुछ राज्यों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना एवं जालोर पर अधिकार करके उन्हें फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में संपूर्ण चौहान साम्राज्य मुसलमानों के अधीन चला गया। 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत ने जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता खोई, वह 1947 में देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी कुछ ही अंशों में पुनः प्राप्त की जा सकी, वह भी भारत के 3 टुकड़े होने के बाद। इसलिए मैं कहता हूँ, धन से बढ़कर धर्म सदा, मान से बढ़कर प्राण नहीं, पूजे दुनिया वीरों की चिता, कायर का कहीं सत्कार नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।